हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान में इस समय आपको मानव प्रजनन तंत्र के बारे में बता रहे हैं। मानव प्रजनन तंत्र में मैंने ये बताई थी कि मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता का गुण पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता का तात्पर्य होता है कि अन्य स्तनधारी प्राणियों से इतर पुरुष और स्त्री अलग अलग होते हैं और जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको विधिवत चर्चा किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पुरुष के जनन तंत्र और उनकी महत्ता के बारे में बता रहा हूं। तो पुरुष में एक जोड़ी वृषण प्रमुख जन्मांग होता है। पुरुष में एक जोड़ी वृषण प्रमुख जन्मांग है। इसके अतिरिक्त अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, और साथ में आपका अन्य अलग अलग अंग होते हैं। जैसा कि प्रमुख जन्मांग वृषण है, तब वृषण की अवस्था और वस्तु स्थिति के बारे में हम जाने। हमारे शरीर में यानी जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनके शरीर के बाहर दोनों टांगों के बीच में वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि अन्य जीवों में वृषण बाहर नहीं होता, केवल स्तनधारी प्राणियों में ही वृषण बाहर क्यों होता? जैसा कि हम ये जानते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता, घटता बढ़ता रहता है। शरीर के अंदर का तापमान जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार से इसके शरीर का तापमान घट या बढ़ जाता है। जैसे सर्दियों में शरीर का तापमान घटता है, गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ता है। शुक्राणु चूंकि वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के लिए एक निश्चित वातावरण की आवश्यकता होती है, और चूंकि शरीर का तापमान वृषण के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, इसलिए अगर उदर गुहा के अंदर वृषण पाया जाएगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए शुक्राणु के निर्माण के लिए यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश एक थैली नुमा रचना होती है जो इस प्रकार के ऊतकों से, इस प्रकार के झिल्लियों से बना होता है कि वह फैलता और सिकुड़ता रहता है। ठंडी आती है, बाहर का तापमान घट जाता है, तब शुक्राणु निर्माण के लिए ताप की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में ये झिल्लियां सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ करके वृषण को उदर गुहा के भीतर ले जाती हैं और शरीर के तापमान से उसकी पूर्ति होने लगती है और शुक्राणु का निर्माण उदर गुहा में स्थित वृषण में होने लगता है। गर्मियों में शरीर का तापमान अधिक होता है बाहर के तापमान को लेकर के, जिससे ऐसी स्थिति में वहां पे
निर्माण होना आवश्यक नहीं है। तब वृषण कोश में जो तापमान होता है वही आवश्यक तापमान होता है। इसीलिए गर्मियों में उदर गुहा के बाहर एकदम पतले झिल्ली वाला वृषण कोश में वृषण स्थित हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं सर्दी में वृषण कोश सिकुड़ा हुआ और गर्मी में वृषण कोश एकदम ढीला फैला हुआ होता है। उसका मुख्य कारण यही है शुक्राणुओं के निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा न हो और तापमान एडजस्ट हो जाए। उसी एडजस्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार वृषण उदर गुहा के नजदीक पहुंच जाता है या फिर उदर गुहा से दूर बाहर चला। अब हम बात करेंगे वृषण की। तो वृषण 5 सेमी लंबा और 2.5 सेमी मोटा गुलाबी रंग का एक अंडाकार अंग। इस वृषण के अंदर लगभग 200 से 400 पिंडक होते हैं। इन्हीं पिंडकों में जो प्रत्येक पिंडक है उन्हीं में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उन्हीं नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी मैंने क्या बताया कि वृषण में 200 से 400 पिंडक होते हैं। प्रत्येक पिंडक में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। साथ में ये जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं ये भी एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। उन्हीं में सर्टोली की कोशिकाएं होती हैं। जो इनहिबिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। इस हार्मोन के प्रभाव से शुक्राणु के निर्माण को प्रेरणा प्राप्त होती है और साथ में अन्य हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि हमारे अंदर पुरुष के अंदर लैंगिक दुरुपता की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। अर्थात टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करने में सहायता मिलती है। ऐसे हार्मोन के स्रावित होने से हमारे अंदर लैंगिक दुरुपता का गुण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात मूर्छा आने लगती है। शुक्राणु बनने से वीर्य का निर्माण होने लगता है। कच्छ और नीचे के भाग में बाल आने लगते हैं। वक्ष भाग चौड़ा होने लगता है। आदि आदि गुण हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में हो गया और होने के पश्चात बना हुआ शुक्राणु अधिवृषण में संचित होता है और अधिवृषण में संचित होकर के उसका परिपक्वन होता है। जब शुक्राणु यहाँ पे अधिवृषण में परिपक्व हो जाता है, लगभग वृषण में बना हुआ शुक्राणु 1 महीने तक अधिवृषण में रहता है और अधिवृषण में रहने के पश्चात वह शुक्रवाहिनी में चला जाता है। अगर शुक्रवाहिनी में किसी कारणवश न जाए तो वह 1 महीने में के बाद नष्ट हो जाता है। शुक्रवाहिनी में वह कई महीनों तक रह सकता है और शुक्रवाहिनी से होते हुए वह शुक्राणु स्खलन नलिका के माध्यम से शुक्राशय में जाकर के संचित हो जाता है। और शुक्राशय एक ऐसी ग्रंथि है
होकर के 60% वीर्य उन शुक्राणुओं को प्राप्त होता है। ऐसा बना हुआ पदार्थ जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और साथ में उनको ऊर्जा प्रदान करके उनको सुरक्षित रखने का कार्य। अब यहाँ शुक्राणु जो स्थित हुआ, स्थित होने के पश्चात जब पुरुष मैथुन करने की प्रक्रिया में पहुंचता है तो एक काउपर ग्रंथि पाई जाती है। काउपर ग्रंथि में ग्लिसरीन जैसा पतले पानी की तरह एक चिकना पदार्थ शामिल होता है जो आगे निकल करके आपकी मूत्र वाहिनी में चलता है और मूत्र वाहिनी में पहुंच करके, चूंकि मूत्र एक अम्लीय पदार्थ है, उसकी अम्लीयता को समाप्त करता जाता है, क्योंकि उस वातावरण में अगर शुक्राणु जाएंगे वो मृत हो जाएंगे। अम्लीय वातावरण उनके लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए काउपर ग्रंथि से निकला हुआ चिकना पदार्थ आगे आगे मूत्र वाहिनी में चलता है और मार्ग को चिकना बनाता हुआ चला जाता है और पीछे से वीर्य जो शुक्राणु युक्त होता है वह चलता है और चलते चलते शिश्न के माध्यम से मूत्र द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकलता है और स्त्री की योनि में पहुंच करके फैलोपियन नलिका में पहुंचता है और जहां जाकर के निषेचन क्रिया को संपन्न करता है। मूत्र वाहिनी से आपने देखा कि मूत्राशय भी जुड़ा है, यहीं से मूत्र भी निकल करके मूत्र वाहिनी में होते हुए बाहर निकलता है। जब मूत्र निकलता है तो शुक्राणु का निकलना बंद हो जाता है और मूत्र अम्लीयता प्रदान कर देता है। और जब मान लीजिए शुक्राणु को निकलना होता है तो पहले काउपर ग्रंथि से चिकना पदार्थ निकल करके उसकी अम्लीयता को समाप्त करता है, फिर शुक्राणु बाहर निकलता है। ये पूरी ग्रंथि होती है। मैंने ये बताया कि 60% वीर्य का निर्माण तो यहाँ पे होता है शुक्राशय में, शेष वीर्य का निर्माण कहाँ होता है? तो 25% वीर्य का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। इस प्रकार से 85% वीर्य और 15% शुक्राणु होते हैं। इस प्रकार से बना हुआ वीर्य शिश्न के माध्यम से बाहर निकल करके गर्भाधान निषेचन प्रक्रिया को संपन्न कराता है। 45 से 50 वर्ष की अवस्था में यही प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ने लगती है तो मूत्र वाहिनी को दबा देती है और मूत्र वाहिनी को दबा देने से मूत्र निकलना बंद हो जाता है, परेशानी होने लगती है। तब व्यक्ति जाकर के डॉक्टर के पास पहुंचता है और वहां पहुंच करके डॉक्टर द्वारा इसी प्रोस्टेट ग्रंथि को काट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मूत्र का पुनः निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमारे नर में यानी पुरुष में किस प्रकार से जो नर युग्मक होते हैं जिन्हें शुक्राणु के नाम से जाना जाता है, किस प्रकार से वृषण में बनते हैं, बनने के पश्चात कहाँ पे उनका पोषण होता है और पोषण होकर के जब परिपक्व हो जाते हैं तो किस माध्यम से वे पहुंच करके शुक्राशय में एकत्रित होते हैं और शुक्राशय में एकत्रित होकर के कैसे वे बाहर निकल करके मैथुन क्रिया को संपन्न कराते हैं और साथ में निषेचन क्रिया कराते हैं। इस प्रकार से एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया में प्रथम कड़ी जो नर जनन की प्रक्रिया है हमने आपको प्रदर्शित किया। अगले वीडियो में मैं मादा जनन अर्थात स्त्री के अंगों के बारे में, जननांगों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से वहां पे कौन कौन सी ग्रंथियां, कौन कौन से अंग होते हैं जो कि इस प्रजनन की प्रक्रिया में अपनी सहायता प्रदान